हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 7 की कार्य पुस्तिका का पाठ 15 प्रकाश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, तुम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं जैसे टेबल, कुर्सी, कॉपी, किताब, पेंसिल, फूल आदि देखते हो। इन सब चीज़ों को तुम कैसे देख पाते हो? तो हम किसी भी चीज़ को अगर देखते हैं तो कब देखते हैं? जैसे ये चीज़ है, इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है और ये परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँचता है, तब हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो जब प्रकाश इन पर पड़ता है और वापस हमारी आंखों की ओर आता है, तब हम इन वस्तुओं को देख सकते हैं। तुम ऐसे कमरे में जाओ जहाँ बिल्कुल प्रकाश नहीं हो, तो तुम्हें कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई देंगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं होता। यदि तुम एक टॉर्च या मोमबत्ती जलाओ, तब क्या तुम कमरे में रखी चीज़ों को देख पाओगे? क्यों? हाँ, क्योंकि प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। जैसे ये कोई वस्तु रखी है, इस पर टॉर्च से लाइट डालेंगे, ये लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, इससे टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तो फिर हम इन वस्तुओं को देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम बताओ जिनसे हमें प्रकाश मिलता है, जैसे सूर्य से, टॉर्च से, जलते हुए बल्ब से, जलती हुई मोमबत्ती से। ऊपर तुमने प्रकाश स्रोतों के नाम लिखे हैं, उन्हें निम्न 2 समूह में बनाओ। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत सूर्य। जो स्रोत अपने आप बने हैं, प्रकृति ने बनाए हैं, वो होते हैं प्राकृतिक स्रोत। जो स्रोत मनुष्य ने बनाए हैं वो होते हैं कृत्रिम स्रोत, जैसे टॉर्च, बल्ब या मोमबत्ती। यहाँ पर ये प्राकृतिक है और ये है कृत्रिम। गतिविधि 1 है, सामग्री हमें चाहिए टॉर्च और गत्ता। ये टॉर्च ले ली है, इसे लाइट पड़ रही है, ये ले लिया गत्ता और गत्ते के अंदर एक छेद करना है और यहाँ से फिर ये लाइट इस तरफ आती है। एक गत्ते का टुकड़ा लो, उसमें एक छोटा छेद बनाओ। अब एक गत्ते पर टॉर्च से प्रकाश डालो। ऊपर दिए गए चित्र में गत्ते की दूसरी तरफ टॉर्च से निकलने वाले प्रकाश के पथ को लाल रंग से बनाओ। ये बना दिया है लाल रंग से इसको। तुम अपने दैनिक जीवन के कोई 2 अन्य अनुभव बताओ जो यह दिखाते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे छायाएं बनती हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई डिब्बा है और यहाँ से प्रकाश आता है, तो इसके इस तरफ यहाँ पर छाया बन जाएगी इसकी, क्योंकि ये प्रकाश मुड़कर यहाँ इसके पीछे नहीं जाता। तो छायाएं बनती हैं और सूची छिद्र प्रतिबिंब बनना, और सूची छिद्र प्रतिबिंब बनता है जैसे कि यहाँ से देखिए ये लाइट आती है और यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से लाइट रुक गई है, इधर टॉर्च की लाइट इतनी ये चौड़ी आ रही है, लेकिन यहाँ पर जितना छेद किया है वहीं से यहाँ पर लाइट आती है और इतना सा पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि ये लाइट, ये जो साइड में लाइट है, ये टकरा कर वापस चली जाती है, यहाँ तक नहीं पहुँचती है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में अनुभव हैं जो हमें यह दिखाते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रश्न 3 है, यदि किसी कमरे में सूर्य का प्रकाश सीधा प्रवेश न कर रहा हो, तब भी उसमें रखी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ये देती हैं प्रकाश के विसरण या प्रकीर्णन द्वारा, प्रकाश के परावर्तन द्वारा। जैसे जब प्रकाश आता है तो जो धूल मिट्टी के कण होते हैं छोटे छोटे, उनसे टकराता है और ये फैल जाता है। जब प्रकाश फैल जाता है तो ये सीधा तो कमरे में प्रवेश नहीं करता, लेकिन ये फैलता है। सीधा तो नहीं प्रवेश करता, लेकिन प्रकाश के विसरण के कारण, यह फैलने के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और प्रकाश के परावर्तन के द्वारा भी, मान लीजिए यहाँ पर कोई चमकदार वस्तु है और इस पर प्रकाश पड़ता है और ये परावर्तित होकर वापस चला जाता है, और प्रकाश के परावर्तन के द्वारा भी दिखाई देता है। प्रश्न 4 है, पक्के फर्श व खुरदरे फर्श पर पोछा लगाने पर फर्श चमकता हुआ दिखाई देता है, खुरदरा फर्श नहीं दिखाई देता। पक्का फर्श तो चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन खुरदरा नहीं दिखाई देता, क्योंकि पक्के फर्श से प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है। ये मान लीजिए फर्श है, यहाँ पर अगर प्रकाश पड़ता है तो ये टकरा कर वापस जाता है, इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और जो पक्का फर्श होता है उससे प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है। खुरदरा फर्श जो होता है वो कुछ प्रकाश को अपने अंदर सोख लेता है, लेकिन पक्का फर्श जो है वो अधिकतर प्रकाश को परावर्तित कर देता है, इसलिए वह चमकता हुआ दिखाई देता है। शीशे के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ मोड़ो। शीशे में देखकर बताओ कि तुम्हारे प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर मुड़ा है। हमारे प्रतिबिंब का बायां हाथ ऊपर मुड़ा है, क्योंकि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। समतल दर्पण के
समांतर रखी किसी आकृति का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है, इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ये चम्मच है, ये इस तरह से पकड़ रखी है, अंदर की तरफ इसमें देख रहा है ये लड़का, और ये फिर उल्टी कर दी इस टाइप से, ऐसे ये इधर की तरफ से देख रहा है। एक चमकदार स्टेनलेस स्टील की चम्मच के अंदर वाले हिस्से में अपना प्रतिबिंब देखो। ये अंदर वाले हिस्से में प्रतिबिंब देख रहा है यहाँ पर। क्या ये प्रतिबिंब सीधा है? नज़दीक से देखने पर ये सीधा है और बड़ा, मतलब काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। हमारा चेहरा जितना है उससे भी काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। और दूर अगर अपने चेहरे से इस चम्मच को दूर करते हैं तो दूर से देखने पर उल्टा दिखाई देता है। प्रश्न 6 है, एक चमकदार स्टेनलेस स्टील की चम्मच के अंदर वाले हिस्से में अपना प्रतिबिंब देखो। क्या ये प्रतिबिंब सीधा है? नज़दीक से सीधा है और दूर से उल्टा। वह है, प्रतिबिंब के साइज में और बिंब के साइज में क्या अंतर है? नज़दीक से देखने पर प्रतिबिंब बड़ा दिखता है, वह दूर से उल्टा दिखता है। समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब और इस प्रतिबिंब में क्या अंतर है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा व वस्तु के बराबर का साइज का होता है, और यह प्रतिबिंब उल्टा, सीधा व वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रश्न 7 है, अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखो। चम्मच को अपने चेहरे के पास लाकर देखो, तुम अपना प्रतिबिंब के बारे में क्या कह सकते हो? पास लाने पर हमारा प्रतिबिंब बड़ा दिखता है, वह सीधा दिखता है। यदि तुम अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाते तो क्या प्रतिबिंब में कोई फर्क दिखाई देता है? यदि हाँ तो क्या फर्क दिखाई देता है? चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाने पर प्रतिबिंब उल्टा दिखता है। प्रश्न 8 है, जब दो दर्पणों को किसी कोण पर झुकाकर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? दो दर्पण पट्टिकाएं लेकर अलग अलग कोणों पर रखकर उसके मध्य कोई वस्तु रखकर प्रतिबिंबों की गणना कीजिए। ये दो दर्पण रखे हैं, समतल दर्पण, दो दर्पण ऐसे रख दिए और इनके बीच में कोण अलग अलग बनाने हैं। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है, ये n बराबर 360/θ, मतलब इनके बीच में जो कोण बनेगा वो, और घटा 8। जब भाग करने पर सम संख्या आती है तो उसमें से एक घटाया जाता है, मतलब इनको अगर भाग करते हैं, ये सोल्व करते हैं और एक आती है सम संख्या, इसको सोल्व करते हैं, जब इसको सोल्व किया जाता है और सम संख्या आती है तो उसमें से एक घटाते हैं, और थीटा का मतलब होता है दोनों दर्पणों के बीच का कोण, और जब भाग करने पर विषम संख्या आती है तो उसमें से एक नहीं घटाया जाता, तब ये फॉर्मूला लगता है। तो दो दर्पण पट्टिकाओं के मध्य का कोण अगर 90 डिग्री है तो 360/90 करेंगे, घटा 1 करेंगे तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। 60 डिग्री मान लेते हैं, 360 को 60 से भाग देंगे, घटा 1 कर देंगे, क्योंकि ये 6 आया है, यहाँ पर सम आया है, यहाँ पर भी सम आया, तो एक एक घटाने पड़ेंगे, तो ये आ गया 5 प्रतिबिंब बनेंगे। अब 120 ले लेते हैं इन दोनों के बीच का कोण, ये कोण है 120 ले लेते हैं, तो 360 को अगर 120 से भाग दिया तो 3 आता है, ये विषम है तो इसमें से एक घटाने की जरूरत नहीं है, तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। अब 40 डिग्री लिया है, अब ये 9 आ गया, तो 9 देखिए विषम है, इसमें से एक घटाने की जरूरत नहीं है, तो 9 प्रतिबिंब बनते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही व गलत पर निशान लगाओ, गलत कथनों को ठीक करके लिखो। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो यहाँ पर ये गलत है, ये हमने सही करके लिख दिया है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, बड़ा या छोटा हो सकता है, तो यहाँ पर गलत लिख दिया है। जब परावर्तित किरणें दर्पण के सामने वास्तव में मिलती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये गलत है, यहाँ पर आएगा वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है और दर्पण के सामने बनता है। प्रश्न 10 है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में, कारों में, स्कूटरों के अग्रदीपों में, जो हेडलाइट होते हैं उनमें, डॉक्टरों द्वारा दांत, आँख, कान, गले का निरीक्षण करते समय भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या स्वचालित वाहनों के पीछे के देखने के लिए इन दर्पणों का प्रयोग किया जा सकता है? नहीं, इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो गाड़ियाँ होती है उसमें पीछे की तरफ देखते हैं जिन दर्पणों से, उनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल का नहीं होता है, क्योंकि इनमें वस्तु दूर होती है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और नज़दीक होती तो बहुत बड़ा बनता है। तो अगर वस्तु पीछे से आ रही है और वो बहुत दूर है
तो वो हमें उल्टी दिखेगी, मतलब पहिए उसके ऊपर की तरफ दिखेंगी, गाड़ियाँ सड़क के ऊपर की तरफ पलटी हुई दिखेगी। और जब वो नज़दीक आ जाती तो बहुत बड़ी दिखेंगी। तो इनमें हम अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं कर सकते, इनमें उत्तल का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का। प्रश्न 11, एक उत्तल और अवतल लेंस की पहचान निम्न परिस्थितियों में किस प्रकार करेंगे? केवल छूकर पता करना है। तो जो उत्तल लेंस होता है वो बीच से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है, और जो अवतल लेंस होता है वो बीच से पतला होता है, किनारों से मोटा होता है। लेंस में किताब के अक्षर देखकर, लेंस में अगर किताब के अक्षर देखेंगे तो उत्तल लेंस से अगर अक्षरों को देखेंगे तो उत्तल लेंस से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, और अवतल लेंस से अगर देखेंगे तो अक्षर छोटे दिखाई देते हैं। लेंस द्वारा दीवार पर खिड़की से आने वाली धूप को फोकस कर, उत्तल लेंस पर अगर फोकस किया जाता है, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है जो कि चमकदार बिंदु बनाता है, और जो अवतल लेंस होता है वो अपसारी लेंस होता है, इसमें बिंदु नहीं बनता है। प्रश्न 12, अपने घर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे उपकरणों की सूची बनाओ जिसमें उत्तल व अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग चश्मों में किया जाता है, आवर्धक लेंस में किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, कैमरों में किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग चश्मों में किया जाता है, कैमरों में किया जाता है, टॉर्च में व लेजर लाइट में भी किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखो। वास्तविक प्रतिबिंब इससे पर्दे पर लिया जा सकता है, यह हमेशा उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह हमेशा सीधा बनता है। गतिविधि 2 है, बल्ब का लेंस बनाओ। चित्र में दिखाए गए अनुसार बिजली का एक पारदर्शी बल्ब लो जो फ्यूज हो चुका है। बल्ब को नीचे ज़मीन पर रखकर उसकी काली चमड़ी को एक पत्थर से धीरे धीरे ठोक कर निकाल दो। चाहो तो बल्ब के नीचे कोई कॉपी या कपड़ा भी रख सकते हो ताकि बल्ब फूटे नहीं। बल्ब के अंदर की जो कांच की नली होती है उसको भी निकाल दो जिस पर तार लगे होते हैं। इस नली को एक लंबी कील या लकड़ी फंसाकर तोड़ दो। बल्ब को हिलाकर टूटी नली के कांच इत्यादि को एक कागज़ पर झाड़कर कचरा पेटी में सावधानी से डालें, क्योंकि वो कांच होता है, किसी के पैर में भी लग सकता है। तो इस तरह से देखिए, ये बल्ब लिया है, इसके मतलब ये वाला हिस्सा ये सब हटा देना है, ये सिर्फ ये खाली ये वाला बच जाए बस, और उसमें भरना है पानी। अब केवल बल्ब का खोखला कांच या धातु की टोपी रह जाएगी। अब पानी से बल्ब को 1/3 भर लो। अब तुम्हारा बल्ब लेंस तैयार हो गया है। इसे किताब के अक्षरों को देखो। फिर उसमें पानी भरेंगे तो हम किताब के अक्षरों को देखेंगे तो बड़े बड़े दिखाई देंगे। अपने बल्ब लेंस से और छोटी छोटी चीज़ों को जैसे शक्कर या नमक के दाने देखेंगे, सरसों के दाने देखेंगे तो वो भी काफ़ी बड़ी दिखाई देंगी, तुम्हें रोचक लगेंगी और उनके चित्र भी बनाओ। तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ें हमें बड़ी दिखाई देंगी क्योंकि बल्ब में पानी भरने से यह उत्तल लेंस का काम करेगा, और उत्तल लेंस जो होता है वो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। ये बल्ब का बाहर का हिस्सा है, और इसके अंदर अगर हम पानी भर देंगे और उससे अगर कॉपी किताबों के में जो लिखे हुए अक्षर होते हैं उनको पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े दिखाई देंगे। तो यह उत्तल लेंस का काम करता है। तो यहाँ तक यह पाठ खत्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।